हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन योर ब्रेन में। आज हम लोग पार्ट 7 में रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा बताए गए अमीर बनने के 6 नियमों में से छठे नियम का अध्ययन करेंगे। अमीर बनने का छठा नियम है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफ़ी की चुस्कियां लगा रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफार्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था। वे प्रेरणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उस महिला ने कहा। लेखक उसके कई लेख पढ़े थे और वे उनसे प्रभावित हुए थे। उसकी लेखन शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि जगाने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, लेखक ने जवाब में कहा। कौन सी चीज़ आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उसने शांतिपूर्वक कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया है, परंतु कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में मुझे कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, लेखक ने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है। वह एक स्कूल चलाता है जहाँ लोगों को बिक्री संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। वह सिंगापुर में कई चोटी के कॉरपोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। उसका शरीर सख्त हो गया। आप यह कहना चाहते हैं कि बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? एक बार फिर मैंने सहमति में सिर हिलाया। इसमें गलत ही क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है। मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल महिला हूं। मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैनों से नफरत करती हूं। उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताइए कि मैं सेल्स का अध्ययन क्यों करूं? अब वह अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। काफ़ी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नज़र डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, न कि बेस्ट राइटिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, आप बहुत बढ़िया लेखिका हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूँ, आपके पास मास्टर डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट राइटिंग लेखिका बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतने नीचे तक नहीं गिरूंगी कि बिक्री सीखने के लिए प्रशिक्षण लूँ। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपनी बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वह सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर चली गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गूढ़ी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। मैं एक गैरेज में गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ मिनटों में ही ठीक कर दिया। इंजन की आवाज़ सुनकर ही उसे समझ आ गया कि गड़बड़ी कहाँ थी। मैं हैरान था। दुखद सच तो यह है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। मुझे लगातार यह देख देख कर झटका लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना कि 5% से भी कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से ज़्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो एक साल में $20,000 से भी कम कमा पाते हैं। मेडिकल व्यवसाय में विशेषज्ञता रखने वाला एक व्यवसायी
सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, और मेरी सोच यह थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस व्यावसायिक सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक दक्षता दूर हैं। इस वाक्य का यह मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की ज़रूरत होती है, और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वाक्य का यह मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की ज़रूरत होती है, और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल बुद्धि अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन 4 तकनीकी दक्षताओं को मिला दे और पैसा से पैसा बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती है। दक्षताओं के समन्वय का एक अच्छा उदाहरण अखबार के उस रिपोर्टर का है। अगर वह सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एक एडवर्टाइज, कॉपी राइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजी होती। चाहे इस काम में वेतन कम भी मिलता, परंतु इससे वह यह सीख जाती कि सफल एडवर्टाइजिंग में प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट का प्रयोग किस तरह होता है। उसे अपना कुछ समय जनसंपर्क में भी देना होता है, जो एक महत्वपूर्ण दक्षता है। वह यह भी सीखती कि मुफ्त प्रचार में किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों में और सप्ताहांतों में वह अपना महान उपन्यास पूरा कर सकती थी। जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेचने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका हो सकती थी। जब मैंने अपनी पुस्तक इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक प्रकाशक ने यह सुझाव दिया कि मैं शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने प्रकाशक से साफ कह दिया कि इस तरह के शीर्षक से पुस्तक की कुल 2 प्रतियां ही बिकेंगी, एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। दिक्कत यह है कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल शीर्षक को जानबूझकर चुटीला बनाया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे अत्यधिक प्रचार मिल जाएगा। मैं शिक्षा का समर्थक हूँ और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ, अन्यथा मैं अपने पुरातन पंथी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज़्यादा प्रचारित हो सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई फ्रूट केक था, परंतु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं थर्ड मेट था और हालांकि मेरी तनख्वाह मेरे सहपाठियों की तुलना में कम थी, परंतु कॉलेज के बाद पहले के काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह $42,000 प्रति वर्ष थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे केवल 7 महीने काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां होती थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीनों की छुट्टियों के बदले में अपनी तनख्वाह दोगुनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था, परंतु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया और मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाइयाँ दी। स्कूल और नौकरी में विशेषज्ञता के विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी कि ज़्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करने की ज़रूरत है। इसलिए मेडिकल डॉक्टर्स तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ या अस्थि रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सही है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर यह मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, यह उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनियों में कई विभागों में सालों तक काम किया।
कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। हालांकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, परंतु वे चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूँ। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहाँ की शब्दावली को पकड़ लूँगा और यह भी समझ लूँगा कि क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या नहीं। मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में भी। वे मुझे और माइक को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे, इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर के साथ बैठकों में भाग लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड्स ऑयल की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोल कर बातें की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वे मेरे निर्णय के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि जिस नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था उसमें तनख्वाह अच्छी थी, फायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे। जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, तो मैं लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। समस्या यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी, मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। पढ़े लिखे डैडी का विचार था कि मैं सिर्फ का ऑफिसर बनने की शिक्षा ग्रहण करने स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूर्व और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाज़ों पर, बड़े फ्रेटर्स पर, ऑयल टैंकरों और यात्री जहाज़ों पर काम करता रहा। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाज़ों के बजाय प्रशांत महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में हैं, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज़्यादातर सहपाठी, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे। तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोआ और फिलीपींस में व्यवसाय, लोगों, बिजनेस की शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन करता था। मैं भी पार्टी कर रहा होता था, परंतु अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने यह नौकरी क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहाज़ उड़ाना सीखना चाहता हूँ, परंतु मैं वास्तव में ट्रम्प का नेता बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक सेना में काम किया था। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व किया जाए। तुम्हें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं हैं तो आप पर पीछे से भी गोलियां चलाई जा सकती हैं, जैसा बिजनेस में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना पसंद करता था। मैं जेरॉक्स कंपनी में काम करने लगा। मैंने इसमें एक वजह से नौकरी की थी और नौकरी के फ़ायदे वह वजह नहीं थी। मैं एक शर्मीला आदमी था और बिक्री का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। जेरॉक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था, मेरे पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के स्तर के होते हैं। मैंने जेरॉक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और अस्वीकार कर दिए जाने के डर से मुक्ति नहीं मिल गई। एक बार मैं विक्रय में चोटी के 5 लोगों में लगातार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनियां चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था, तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला उत्पाद था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फार ईस्ट में बनता था और समुद्री जहाज़ से न्यूयॉर्क में एक वेयर हाउस तक आता था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंखों की मजबूती की परीक्षा का समय आ गया था। अगर अब मैं असफल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता। अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल के पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है, आपके पास संभलने का मौका होता है।
उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। रिच डैड पुअर डैड की पूरी बुक को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।